आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या फ्रंटल लुक वाकई नेचुरली एनहांस हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। लेकिन ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं था, ये एक उम्मीद थी हमारे उस पेशेंट की जिसकी हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे हटकर एम शेप ले चुकी थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ बचे हुए बाल और बाकी पूरा फ्रंटल जोन ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया था। हाफ ऑफ द मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग विजिबल थी। पेशेंट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट रहा था। आज देखते हैं कैसे हमारे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने एडवांस टेक्निक्स और कस्टमाइज्ड प्लानिंग से उनके फ्रंटल लुक को नेचुरल और डेंस वे में रिस्टोर किया। मेरा नाम परवीन तोमर है। मैं बेसिकली यूपी बागपत डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और मैं आज यहाँ पे QHT क्लिनिक पे 5th PRP के लिए आया हूँ। देखिए, अगर मैं अपने हेयर फॉल की बात करूँ तो लगभग 2 साल पहले मैंने ये चीज़ें नोट की। कॉम्ब के दौरान मेरे काफ़ी हेयर टूटते जा रहे थे, काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था और मेरी जो हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड होती जा रही थी। तो आई थिंक इसके लिए मैंने नोट किया कि स्ट्रेस या फिर आप कह सकते हो जैसे पानी वगैरह चेंज होना, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट चेंज होना, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो मैं इसको लेके काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट आ गया। मुझे जब मैं बाहर जाता तो मुझे थोड़ा इंसल्ट फील होने लगा, थोड़ा ह्यूमिलिएशंस फील कर रहा मैं इस चीज़ को लेकर। तो मैंने इसके लिए कुछ मेडिसिन ट्राई किया, कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई किए, लेकिन कोई ख़ास मुझे इसका इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा था, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद जब काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा कि QHT क्लिनिक का विज़िट किया, मैंने नेट सिस्ट के बारे में जाना, तो यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी फैमिलियर हैं, उनका बिहेवियर वेल गुड। देखिए, जैसा कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी, तो फिर मुझे ओनली वन ऑप्शन यही लग रहा था कि ट्रांसप्लांट ही इसके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो लेकिन ट्रांसप्लांट, जब आपके माइंड में इस तरह के वर्ड आते हैं तो ट्रांसप्लांट के लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया जाए और ये कितना सेफ होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो आपकी स्कैल्प के ऊपर नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे QHT के बारे में पता चला। तो QHT के बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया, यहाँ पे एज अ इंक्वायरी क्लिनिक का विजिट किया, तो मैंने देखा कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक सेफ़ है। इसमें विजिट करने से पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह का प्रोसीजर होगा, काफ़ी शायद पेनफुल होगा, इस तरह की चीज़ें माइंड में ऑब्वियसली आती है। लेकिन इन रियल ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल होता है, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है और पूरी तरह सेफ। देखिए, अगर सर्जरी के दौरान मैं बात करूँ तो फर्स्ट डे का जो प्रोसीजर रहा है, सबसे पहले आपका डॉक्टर्स हेयर लाइन को डिसाइड करते हैं। पहले हेयरलाइन को श्योर किया जाता है, वो आपके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा लुक आप चाहते हो, बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक, वही आपको लुक दिया जाएगा। एंड आफ्टर डैट सेकेंड डे आपका आगे का प्रोसीजर होना है। तो उसमें डॉक्टर्स आपको बार बार पूछते रहते हैं कि भाई प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और यहाँ का स्टाफ आप काफ़ी हेल्पफुल है, आपको प्रत्येक स्टेप पे हेल्प करता रहता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी इस तरह ये हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। अगर आप लाइक दैट QHT को विजिट करते हो तो ये पूरी तरह सेफ है। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ काफ़ी टैलेंटेड और इस चीज़ को लेकर एक्सपर्ट है, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आफ्टर डेट देखिए, जब आपका प्रोसीजर्स, आपकी सर्जरी फिनिश हो चुकी होती है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने रहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के 5 डेज तो काफ़ी क्रूशियल्स होते हैं। उसमें जैसा कि आपको क्या खाना है, कैसे आपका जो आप सोते हो तो आपका पोस्चर्स कैसा होना चाहिए, आपको सीधा सोना है, खाने में आपको स्पाइसी चीज़ों से परहेज रखना है, और आप कह सकते हो आप खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। तो थोड़ा आप, लेकिन आफ्टर 5 डेज आप जो है अपना पहला हेड वॉश करते हो। तो हेड वॉश, जब आप फर्स्ट हेड वॉश लेते हो ट्रांसप्लांट के बाद, तो आपको ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी पड़ती है कि जो आप शैम्पू अप्लाई कर रहे हो अपने स्कैल्प के ऊपर,
वो बेबी शैम्पू हो, ज़्यादा केमिकल्स वाला ना हो, नॉर्मल हो, ज़्यादा आपको अपने स्कैल्प को रब नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें। देखिए आफ्टर 5 to 7 डेज आप या कह सकते हो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जो आपका डोनर एरिया रहता है जहाँ से आपके ग्राफ्ट्स लिए गए हैं, जैसा कि मुझे 2500 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे, तो आपका जो हीलिंग प्रोसीजर है ये लगभग 15 to 20 डेज या मैक्सिमम आप कह सकते हो 1 मंथ में आपको लगभग कंप्लीट हील हो जाता है पीछे वाला एरिया जो आपका डोनर एरिया रहता है। और आपका जो हेयर लाइन यानी जहाँ पे ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट किया गया, तो आपको 1 मंथ में आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। और देखिए अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स तो आप देख सकते हो, ये आपकी जो ग्रोथ फैक्टर है उसको काफ़ी बूस्टअप कर देता है। और इसमें मुश्किल से आप कह सकते हो 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है मुश्किल से ही। देखिए अगर मैं ट्रांसप्लांट से पहले अपने फैमिली के व्यूज़ की बात करूं तो पेरेंट्स बोलते थे, मम्मी पापा बोलते थे कि आपकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है और आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो आपके लुक पर इसका इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी लुक इफेक्ट पड़ता है, आप समझ ही सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रोसीजर कराया, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, तो हालांकि ट्रांसप्लांट के बाद कुछ 1-2 महीने तक देखो थोड़ा लगता है पेरेंट्स को कि जो वो शेडिंग फेज चल रहा था, हालांकि उसकी नॉलेज मुझे भी ज़्यादा नहीं थी कि आगे इसमें ये आपके जो ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं, यानी कि वो गिर जाते हैं लगभग 80 to 90% वो नीचे आपके फॉल हो जाते हैं, गिर ही जाते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे कुछ आपका टाइम, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी ग्रोथ फिर से आनी शुरू होती है और एक लगभग। तो दोस्तों ये रही मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी जो मैंने आपसे शेयर की। तो और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे QST का विजिट किया। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब अपनी नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा तो फिर आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। जो भी गैदरिंग होती है, जैसे ऑफिशियल जगह पे मेरा गैदरिंग ज़्यादातर मोस्टली होता है, तो उस जगह पे हर टाइम कैप पहना, कैप का यूज़ करना, स्विचिंग प्रॉब्लम भी होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। हर टाइप आप कैप यूज़ नहीं कर सकते और हर ड्रेस कोड के साथ कैप सूट भी नहीं करता, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम था। काफ़ी लंबा टाइम का मेरा ऑपरेशन रहा, ये लगभग सर्जरी के 7-8 घंटा लगा। और पहले थोड़ा सा पेन हुआ जिस टाइम एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया, बहुत माइनर पेन है, उसको आप बियर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शोल विश्वास है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं आज QST क्लिनिक हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। और मुझे हेयर थिनिंग लगभग 2019 से हो रहा है। और जब फर्स्ट मैंने इसको नोटिस किया तो थोड़ा स्कैल्प में मुझे थिनिंग दिखा पहले, उसके बाद फिर मैंने जब अपने फ्रंटल पार्ट को देखा तो वो रिसीड कर रहा था। तो उसके बाद मतलब काफ़ी मेरा लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा अनहेल्दी था, बाहर मुझे खाना पड़ रहा था क्योंकि बहुत जगह पे एजुकेशन के पर्पज़ से मुझे बहुत ज़्यादा रहना पड़ा बाहर, तो बाहर के जगह में थोड़ा सा अनहेल्दी डाइट की वजह से। और जब मैं देहरादून आया तो उसमें थोड़ा सा पानी के इशू था, उसमें कैल्शियम की वजह से थोड़ा सा डैंड्रफ का इशू, और उसके वजह से थोड़ा सा हेयर फॉल ज़्यादा इन्हेंस होने लगा। जब मेरा इनिशियल डेज में जब थोड़ा मैं क्राउन पे जब थिनिंग हो रहा था तो बंगाल में एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक हेयर सीरम ला मैथी से करके उन्होंने उनको सजेस्ट किया था, और मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया उसका, लगभग 1-2 ईयर तक मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला। उसके बाद जो नॉर्मल होममेड रेसिपीज़ है, जैसे होममेड थेरेपी है सॉरी, जैसे ओनियन जूस का इस्तेमाल और ये सब मैंने किया, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने यूट्यूब में, पहले से ही मैं रेगुलर क्लिनिक QST का वीडियोस देखता था, तो वहाँ से मैंने फिर उनका वीडियोस देखा और फिर थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, इनके बारे में, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं QST जाऊँ और फिर अपने हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट। बेसिकली जब हेयर ट्रांसप्लांट जब स्टार्ट होता है उसके बाद से आपका फेस का जो डायमेंशन है, वो भी लुक भी है, थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होता है। तो जो भी गैदरिंग होती है, जैसे ऑफिशियल जगह पे मेरा गैदरिंग ज़्यादातर मोस्टली होता है, तो उस जगह पे हर टाइम कैप पहना, कैप का यूज़ करना, स्विचिंग प्रॉब्लम भी होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। हर टाइप आप कैप यूज़ नहीं कर सकते और हर ड्रेस कोड के साथ कैप सूट भी नहीं करता, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा कि फिर हेयर ट्रांसप्लांट शुड बी ए गुड ऑप्शन फॉर मी। और जब मैंने इसको स्टडी किया बहुत अच्छे से, तो मुझे लगा कि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि मेरे ही डोनर एरिया से इसका जो आपका ग्राफ्ट है उसको वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद सामने प्लांट करेंगे। सो मुझे लगा कि ये बेटर ऑप्शन है, एंड आई वांट टू सेटल ए स्टेबल ऑप्शन, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम चूजिंग द हेयर ट्रांसप्लांट। QST क्लिनिक के बारे में बेसिकली मैंने यूट्यूब से पता किया, मैंने काफ़ी देखा इसका यूट्यूब में। जब मैंने पहले 2019 अर्ली जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मतलब सर्च के कोई अच्छा क्लिनिक है इंडिया में, तो फिर मैं QST क्लिनिक के बारे में मुझे पता चला, और फिर कंटिन्यूसली मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत सालों से QST क्लिनिक को, और मैंने बहुत वीडियोज़ इनके जो है उनके रिजल्ट्स मोस्टली उन्होंने देखा। बहुत अच्छे लोग भी, फेमस जो सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर किया है उन्होंने एयर ट्रांसप्लांट, तो उनका मैंने देखा, और ये डेली के बेसिस पे ये लोग अपलोड भी करते रहते हैं वीडियोस, तो उसको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ। और ये मेरा नियरेस्ट भी है क्योंकि अभी मैं देहरादून में हूँ, तो मुझे लगा कि ये बेटर ऑप्शन है वहाँ पर, क्योंकि PRP थे जब सेशन स्टार्ट होता है तो आपको रेगुलरली मंथ वाइज विजिट करना पड़ता है, तो मेरे लिए एक गुड एक्सेस भी है ये। और दूसरी चीज़ है कि इसके रिव्यूज़ मैंने फॉलो किया, वो मुझे काफ़ी लगा, होप सो अब मैं जब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद लेट्स सी। सो फर्स्ट यूट्यूब में देखने के बाद फिर मैंने इनको सर्च किया और इनके वेबसाइट में जाके इनके नंबर से इनको कॉल किया, देन इनके जो कंसल्टेंट हैं उनसे मैंने बात किया इसके बारे में। तो फिर उन्होंने मुझे फर्स्ट इनिशियली तो अपना सेल्फ़ी भेजने के लिए बोला, तो मैंने जब उसको सेल्फ़ी बोला तो उन्होंने एक रफ़ एस्टीमेट मेरे ग्राफ्ट के बारे में और उनका जो प्राइस है उनके बारे में थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया मुझे दिया, और उन्होंने बताया जो भी क्वेरीज था, मैंने उनको सवाल पूछा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका रिप्लाई दिया मुझे, और फिर इनको विज़िट करने के लिए बोला। एंड देन उसके बाद मैंने टाइम निकाल के फिर फाइनली मैं आ गया हरिद्वार करने के लिए। टिल नाउ जो भी एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ स्टाफ जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि बड़ा प्रोफेशनल भी है, और इनके बिहेवियर और बहुत अच्छा लगा मुझे। टिल नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, देन आई एम होपिंग बेस्ट थिंग आफ्टर दैट ऑल्सो। बेसिकली यहाँ आने के पहले मन में काफ़ी सवाल था, काफ़ी डाउट्स था कि प्रोसीड्योर कैसा है। आफ्टर ऑल इट्स ऑपरेशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा हेजिटेट भी होता है जानने के लिए कि क्या प्रोसीड्योर है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ आके कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ, और उनके बाद उनकी से बात करके मुझे थोड़ा अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई मुझे। अभी उससे जो है थोड़ा सा
नर्वस लेवल तो मैं नहीं कहूँगा कि पहले था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक हेजिटेशन और एक क्यूरियसिटी तो बहुत था। तो वो जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ आफ्टर दैट। यहाँ आने के पहले वैसे मैंने बहुत सारे रिसर्च किया हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, और बहुत सारे क्लिनिक के बारे में मैंने पता किया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, जो एक्सेसिबल था मुझसे। लेकिन जितने भी क्लिनिक को मैंने स्टडी किया उसमें से रिसोर्स वाइज और जो साइंटिफिक वे में जो मुझे लगा जो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा और जिससे मैं भरोसा कर सकता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे वो QST क्लिनिक हरिद्वार लगा। तो ये रीज़न है मेरा यहाँ पर चूज़ करने का। और पास में मेरा देहरादून भी है, तो बड़ा एक्सेसिबिलिटी से बहुत इजी भी है। और मोस्टली जो है यहाँ पर आके जो मुझे अच्छा लगा कि जो मेरे क्वेरीज था उसका जो जवाब था, जो आंसर इन्होंने दिया, वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया उन्होंने। तो ये वजह था कि यहाँ पर चूज़ करने। सो आफ्टर सर्च करने के बाद मैंने जब डिसीजन लिया कि मुझे हेयर ट्रांसफ़र करना है, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बात की इनके बारे में। तो पहले उनका जो रिएक्शन था कि ये सर्जरी का प्रोसेस है, तो सुन के उन्होंने काफ़ी थोड़ा सा नर्वस भी हुए वो और जानना चाहे। तो मैंने फिर समझाया उनको ये प्रोसेस क्या है, और ये कोई मेजर कोई सर्जरी भी नहीं है, एक लोकल एनेस्थीसिया की वजह से जो किया जाता है। तो और उसके बाद भी और जो जितने भी लोगों ने QST क्लिनिक पे जो ट्रांसप्लांट कराया है उनके साथ भी मैंने फिर काफ़ी कुछ जानने वाले भी हैं, उनसे भी मैंने कभी उनका रिव्यू लिया। तो मुझे ये सारी चीज़ मैंने बताया अपने पेरेंट्स को। तो देन उन्होंने कहा कि ठीक है, यू शुड गो फॉर इट। तो उसके बाद फिर मैं QST क्लिनिक पे आ गई। अभी तो ये लास्ट मोमेंट है मेरे जाने के पहले, सर्जरी के पहले। अभी नर्वस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा कोई ऑपरेशन टाइप चीज़ हो रहा है मेरे साथ। और मैं एक्साइट बहुत हूँ कि रिज़ल्ट देखने के लिए। तो ये फर्स्ट प्रोसीड्यूर है, अभी तो टाइम लगेगा बहुत, 6-7 मंथ तो लगता है। तो उसके बाद रिज़ल्ट दिखेगा, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए बहुत अच्छा। तो ये अभी मैं थोड़ा सा थ्रिल्ड हूँ, एडवेंचरस फील कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा सर्जरी को अभी 7-8 मिनट हुआ है और मुझे अप्रॉक्सीमेट 3500 गैप लगे हैं। और काफ़ी लंबा टाइम का मेरा ऑपरेशन रहा। ये लगभग सर्जरी के 7-8 घंटा लगा। और पहले थोड़ा सा पेन हुआ जिस टाइम एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया, बहुत माइनर पेन है, उसको आप बियर कर सकते हैं। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, और जितने भी डॉक्टर्स हैं और स्टाफ्स है वो बहुत पोलाइट है और बहुत प्रोफेशनल है। तो मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ अभी तक। जो मेरा जर्नी है QST में वो तो काफ़ी अच्छा रहा है। अभी लेट्स होप उसके बाद मैं आऊँगा फिर PRP के लिए, और फिर आपको बताऊँगा कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसके बाद। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.